नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब तो आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया। अब तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग सामाजिक अध्ययन में आज 9वां लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग अपनी क्लास को देखते हैं एक शायरी के साथ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो आप लोग तौले हैं मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। तो आइए, अभी आसमान आप लोगों को तौलना है। आइए हमारे साथ जुड़िए आप लोग और एक एक करके हम लोग साथ में देखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपद का उदय कब हुआ था? तो 16 महाजनपद का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका मतलब यह है आज से लगभग 2600 साल पहले 16 महाजनपद का उदय हुआ था। और जैसे ही वैदिक सभ्यता समाप्त हुई वैसे ही 16 महाजनपद का उदय हुआ, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक तरफ धार्मिक परिवर्तन हुआ और एक तरफ राजनैतिक परिवर्तन हुआ। धार्मिक परिवर्तन के अंतर्गत धार्मिक परिवर्तन के अंतर्गत 62 धर्मों का उदय हुआ और राजनैतिक परिवर्तन के अंतर्गत पूरे उत्तर भारत को छोटे या बड़े 16 महाजनपदों में बांट दिया गया। तो दोस्तों, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो 16 महाजनपदों का है। और 16 महाजनपद में से सबसे अधिक ताकतवर महाजनपद कौन सा था और उस महाजनपद पर एक एक करके कितने राजवंशों ने शासन किया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर में। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सोलह महाजनपद, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र, जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय से मिलती है। बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय से मिलती है और साथ ही साथ में पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी से भी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे उत्तर भारत को छोटे या बड़े 16 महाजनपदों में बांट दिया गया था। हर महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी और उस महाजनपद का एक राजा हुआ करता था। सेम टू सेम आज की तरह, जैसे हर राज्य की एक राजधानी है और उस राज्य का एक मुख्यमंत्री है, इसी तरह से आज के 2600 साल पहले पूरे उत्तर भारत को 16 छोटे या बड़े महाजनपदों में बांट दिया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। 16 महाजनपदों का उदय कब हुआ है?
तो याद रखेंगे आप लोग 16 महाजनपदों का उदय हुआ है 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। याद रखना है, ईसवी नहीं है, ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व का मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले, इसको आप लोग याद रखेंगे। और वर्तमान में हम लोग 21वीं शताब्दी में है, सन 2025 चल रहा है, तो 2000 वर्ष इधर हो गया और 600 साल ईसा पूर्व में, कुल मिलाकर के 2600 साल पहले जो है 16 महाजनपदों का उदय हुआ। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं वो 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पे थे, वर्तमान में कहाँ कहाँ पे हैं और उस समय कहाँ थे। देखिए, एक महाजनपद है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी क्या हुआ करती थी? कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करती थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। जो वर्तमान में भारत से बाहर है, यह क्षेत्र वर्तमान में भारत में नहीं पड़ता है। पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भारत से बाहर है। उसके बाद गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, वर्तमान में यह भी भारत से बाहर है। उसके बाद कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पंचाल की राजधानी अहिछत्र हुआ करता था। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा हुआ करता था। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हुआ करता था। अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करता था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करता था। चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करता था और अस्मक की राजधानी पोटली हुआ करता था और वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करता था। मल्ल की राजधानी कुशावती हुआ करता था। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करता था। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज हुआ करता था और अंग की राजधानी चंपा हुआ करता था। ये हैं 16 महाजनपद। इन्हीं 16 महाजनपदों के बारे में एक एक करके हम लोगों को देखना है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपके भी पेपर में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इत्मीनान से आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके एक एक करके नोट कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न बाँव नहीं जाएगा। 100% यहाँ से एक दो प्रश्न आएगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है जितनी बार बीटीसी का पेपर हुआ है, एक दो प्रश्न हर बार आया है, तो निश्चित रूप से इस बार भी आएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से होती है? बौद्ध एवं जैन साहित्य से हमें यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन भारत अनेक राज्यों में विभक्त था। मतलब एक बौद्ध धर्म की पुस्तक बताती है, एक जैन धर्म की पुस्तक बताती है और एक पाणिनि की अष्टाध्यायी बताती है कि जो तत्कालीन भारत है वो जो है अनेक राज्यों में विभक्त था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, ये राज्य अपने अस्तित्व के लिए परस्पर लड़ते रहते थे। अब जाहिर सी बात है, 16 महाजनपद थे, कोई बड़ा था तो कोई छोटा था, कोई छोटा राजा था तो कोई बड़ा राजा था, तो आपस में लड़ते रहते थे। साम्राज्य के विस्तार के लिए एक दूसरे से युद्ध होता रहता था। राज्यों में राजतांत्रिक तथा गणतांत्रिक दोनों ही प्रकार की शासन पद्धति अस्तित्व में थी। इनमें 16 राज्य प्रमुख थे। राज्यों की संख्या 16 होने के कारण ही इन्हें 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 16 राज्यों की संख्या होने के नाते इनको 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा महाजनपद वर्तमान में कहाँ पे है? मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो जनपद था वह वर्तमान के किस राज्य में पड़ता है, इसको हम लोगों को देखना है, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिहार में कुल कितने महाजनपद आते थे?
वर्तमान में 3 आते हैं। बिहार वाले क्षेत्र में वर्तमान में कितने महाजनपद आते हैं भाई? 3 आते हैं। उसमें से एक आपका हो जाएगा अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी क्या हुआ करती थी भाई? चंपा हुआ करती थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि चंपा नाम की कोई लड़की है और नाचती है कहाँ पे? आंगन में। तो चंपा अंग की राजधानी हो जाएगा। वर्तमान में भागलपुर, मुंगेर कहाँ पड़ता है यह क्षेत्र? बिहार में। तो भागलपुर और मुंगेर बिहार के एकदम पूरब में पड़ता है। आप लोग देखिए यहाँ पर है भागलपुर और यहाँ पे है मुंगेर। तो जो वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, यही अंग महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, मगध महाजनपद भी बिहार में ही था। तो मगध वर्तमान में, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी। पटना गया बिहार के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र, मतलब पटना वर्तमान और गया जो वर्तमान क्षेत्र है, यही मगध का जो है क्षेत्र हुआ करता था। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज हुआ करती थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहां पे देखिए पटना है और यहां पे गया है। पटना और गया के आसपास का क्षेत्र जो है यही मगध हुआ करता था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। वर्तमान का जो पटना बिहार की राजधानी है, वही वाला आप समझिए कि पहले मगध हुआ करता था। एक और महाजनपद बिहार में पड़ता है जिसका नाम है वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। वर्तमान मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। तो वर्तमान मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आप देखिए मुजफ्फरपुर है और यहाँ पे है वैशाली। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे वैशाली और मुजफ्फरपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, वही जो है वज्जी के अंतर्गत आता था। वज्जी के अंतर्गत आता था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने महाजनपद आते हैं, तो आप याद रखेंगे कुल कितने महाजनपद आते हैं भाई? कुल 3 महाजनपद आते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद आते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 7 महाजनपद आते हैं। कितने महाजनपद आते हैं भाई? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 7 महाजनपद आते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए काशी। काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करता था और वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र ही उस समय का काशी महाजनपद हुआ करता था। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो काशी को हम लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पे है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर, आजमगढ़, मऊ से एकदम सटा हुआ है आपका वाराणसी। यही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का ये पहला महाजनपद हो गया। उसके बाद कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। वर्तमान का फैजाबाद और श्रावस्ती जिला। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। वर्तमान फैजाबाद और गोंडा और श्रावस्ती वाला जो क्षेत्र है, यही महाजनपद हुआ करता था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। आगे हम लोग देखते हैं चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी और यह क्षेत्र वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता था। पेपर में कई बार पूछा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। तो चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करता था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो हम लोग देखते हैं
वो बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन कौन सा 7 जिला आता है उत्तर प्रदेश का? एक देखिए ललितपुर आता है, जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है ललितपुर। इधर भी मध्य प्रदेश है, ये पूरा का पूरा सब मध्य प्रदेश है। पश्चिम से भी मध्य प्रदेश घेरा हुआ है, दक्षिण से भी मध्य प्रदेश घेरा हुआ है और पूरब से भी मध्य प्रदेश घेरा हुआ है ललितपुर को। तो याद रखेंगे। तो एक हो जाएगा ललितपुर, दूसरा हो जाएगा झांसी, तीसरा हो जाएगा जालौन, चौथा हो जाएगा हमीरपुर, पांचवा हो जाएगा महोबा, छठवां हो जाएगा बांदा और 7वां हो जाएगा चित्रकूट। ये जो 7 जिले हैं, यही 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चेदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखते हैं वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी एक जिला है, इलाहाबाद से सटा हुआ है। तो कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो मंझनपुर है। क्या है भाई? कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो मंझनपुर है। ऐसे बहुत उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिसका मुख्यालय उनके जिले के नाम पर नहीं है। जैसे आप सभी को पता है, हम लोग जो है जहाँ से आपको एक क्लास दी जा रही है वो संत कबीर नगर जिला है और संत कबीर नगर का जो मुख्यालय वो खुद जिले के नाम पर नहीं है। संत कबीर नगर का मुख्यालय जो है उसका नाम है खलीलाबाद। उससे जस्ट सटा हुआ एक जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय जो है नौगढ़ है। उसी तरह से कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। उसी तरह से अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर माती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। ऐसे बहुत जिले हैं जिन जिलों का नाम के साथ साथ उनका मुख्यालय सेम नहीं है, अलग अलग है। कहने का मतलब यह है कि जिले का नाम अलग है, मुख्यालय का नाम अलग है। ऐसे बहुत उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनका जो मुख्यालय का नाम है वही जिले का नाम है। जैसे गोरखपुर, गोरखपुर जिले का नाम भी वही है, वही मुख्यालय का भी नाम है। जैसे आप बस्ती को देखिए, बस्ती जिले का भी नाम वही है और मुख्यालय का भी नाम वही है। तो इस तरह से कई ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय और जिला दोनों सेम नाम है और कई ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग है और जिले का नाम अलग है। तो यहाँ पे कौशाम्बी का जो मुख्यालय उसका नाम है मंझनपुर। कौशाम्बी का मुख्यालय क्या है भाई? मंझनपुर है। इसको आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, यह भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। इसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इलाहाबाद है जहाँ पे गंगा यमुना का संगम है, गंगा और यमुना का मिलन बिंदु है। जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, वो यमुना आकर के इलाहाबाद में ही गंगा से मिलती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है यही जो है वत्स की राजधानी कौशाम्बी के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। पंचाल की राजधानी अहिछत्र। पंचाल की राजधानी अहिछत्र वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो वर्तमान में बरेली हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा, उसके बाद फर्रुखाबाद हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में बरेली, उसके बाद बदायूं, हरदोई है तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। पंचाल की राजधानी अहिछत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा हम सभी को पता है। मथुरा जो शहर है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आगरा और मथुरा, देखिए दोनों पास में ही है। आगरा, मथुरा, उसके बाद यहाँ पे अलीगढ़ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक है गौतम बुद्ध नगर है, इसको याद रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो नोएडा है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि आगरा और मथुरा ये दो उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के भरतपुर और अलवर से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के दो ज़िले सीमा साझा करते हैं राजस्थान से, और राजस्थान के दो ही ज़िले उत्तर प्रदेश से भी सीमा शेयर करते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मल्ल की राजधानी कुशावती। कुशावती का मतलब है कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशावती। कुशावती का मतलब है कुशीनगर देवरिया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुशीनगर देवरिया आप देखिए बिहार से सीमा शेयर करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर आप पूरब में देखेंगे तो आपको मिलेगा बिहार। क्या मिलेगा भाई? उत्तर प्रदेश के अगर पूरब में हम लोग देखेंगे तो बिहार मिलता है। और बिहार टोटल कितने उत्तर प्रदेश के कितने जिले से सीमा शेयर करता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए एक जिला आपका हो जाएगा कुशीनगर, फिर देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो ये सब जिले जो है बिहार के साथ में सीमा शेयर करते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है, इसी बिजनौर जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर सन 2008 को दिया गया था। यह गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर के बिजनौर में प्रवेश करती है। और ऐसे 27 जिले होते हुए बलिया होते हुए बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया होते हुए सीधे बिहार में निकल जाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगर यह प्रश्न पेपर में पूछा गया कि गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई किस जिले में तय करती है, तो आप लोगों को याद रखना है गंगा नदी सबसे अधिक बदायूं में सबसे अधिक दूरी तय करती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। 27 जिलों में सबसे अधिक लंबाई गंगा की कहाँ पे है? बदायूं में है। और उस दौरान बिजनौर में प्रवेश करने से लेकर के और बलिया से निकलने तक उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी गंगा नदी तय करती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो टोटल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 7 महाजनपद आते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे। कई बार पेपर में तो यह भी प्रश्न पूछता है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 7, ऐसे बिहार का पूछ सकता है 3, ऐसे अलग अलग स्टेट में इसकी संख्या अलग अलग है। और 2 तो ऐसे महाजनपद हैं जो वर्तमान में भारत से बाहर हैं, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन सा ऐसा महाजनपद है जो भारत से बाहर है। तो 2 महाजनपद हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिल्ली और हरियाणा। दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो कुरुक्षेत्र एक महाजनपद हुआ करता था। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। तो वर्तमान में कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा में पड़ता है, लेकिन उसका जो क्षेत्र है वो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास तक फैला हुआ है। इसीलिए जो है कुरुक्षेत्र को माना जाता है कि यह दिल्ली में भी था इसका कुछ क्षेत्र, वर्तमान में है भी, हरियाणा में भी है, हरियाणा में ज़्यादा है। और जो है मेरठ जो जिला है, मेरठ जो है हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो मेरठ भी जो है कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो मात्र एक महाजनपद है कुरुक्षेत्र जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, वो दिल्ली और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती थी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती थी और वर्तमान में भी इसी के अंतर्गत आती है, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में इसका ज़्यादा क्षेत्र आता है।
इसको आप लोग याद रखेंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपका दिल्ली है, बाकी ये पूरा का पूरा हरियाणा है, क्योंकि दिल्ली को हरियाणा उत्तर से और दक्षिण से और पश्चिम से घेरा हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान, राजस्थान में सिर्फ एक ही महाजनपद आता था जिसका नाम हुआ करता था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, इसको आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान राजस्थान का जो जयपुर है, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, उसी के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक महाजनपद आता था, अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करता था या माहिष्मती हुआ करता था, इसको आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान मालवा, जो मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, तो उसी के क्षेत्र में अवंती आता है, उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। उज्जैन का मतलब जहां पे महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा गया है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अवंती की राजधानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन या माहिष्मती हुआ करती थी। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो मात्र एक महाजनपद है जो मध्य प्रदेश में आता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में 16 महाजनपदों में से मात्र एक महाजनपद था जिसका नाम हुआ करता था अस्मक, और अस्मक की राजधानी पोटली हुआ करता था, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। तो 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत का मात्र एक महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली हुआ करता था, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो अगर वर्तमान क्षेत्र की हम लोग बात करें तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र था, इसको आप लोग याद रखेंगे। कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है। यहां पे देखिए औरंगाबाद, औरंगाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता था जो है अस्मक, और अस्मक की राजधानी जो है पोटली हुआ करती थी। गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र दक्षिण भारत का मात्र एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली हुआ करती थी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 16 महाजनपद आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसा आप कमेंट करेंगे उसी के हिसाब से हम आप लोगों को क्लास और आगे प्रोवाइड करेंगे। और अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन से क्लास मतलब कौन से टॉपिक की और आपको क्लास चाहिए उसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो निश्चित रूप से वो उस टॉपिक की क्लास बहुत जल्दी आप लोगों को करा दी जाएगी। तो जैसा भी क्लास आप लोगों को लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी प्रकार की अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। उस कन्फ्यूजन को, उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत से बाहर, भारत से बाहर वर्तमान में कितने महाजनपद आते हैं? 2। एक है गंधार। गंधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। वर्तमान में रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां पे देखिए एक है आपका गंधार, तो गंधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। ये वर्तमान में भारत से बाहर है, क्योंकि हम सभी को पता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद, बंटवारे के बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। उसी तक्षशिला की राजधानी, उसी गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करता था, जहाँ के आचार्य हुआ करते थे चाणक्य, कौटिल्य, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था जिस विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य,
उस विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत में था, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान में आता है। तो एक महाजनपद हो गया गंधार। गंधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान के आसपास, पाकिस्तान के क्षेत्र में रावलपिंडी और पेशावर के आसपास में आता है। एक कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करती थी। कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करती थी, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह भी आधुनिक अफगानिस्तान और कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मात्र 2 ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से वर्तमान में बाहर हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात यह है, ये जो 16 महाजनपद हैं, इस 16 महाजनपद में से सबसे अधिक ताकतवर महाजनपद कौन सा था? तो उन 16 महाजनपदों में से सबसे ताकतवर महाजनपद जो था वो मगध था। तो उन 16 महाजनपदों में से मगध राज्य का उत्कर्ष होता है, मगध राज्य ही बाहर आता है, मगध राज्य ही सबसे अलग होता है। तो आगे हम लोग अब 16 महाजनपदों में मगध राज्य का उत्कर्ष देखेंगे। तो आपका जो अगला टॉपिक है, मतलब 16 महाजनपद में मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि मगध दोआब क्षेत्र में स्थित था। दो का मतलब दो और आब का मतलब होता है जल। 2 जलों के बीच में स्थित था मगध, गंगा और सोन नदी के बीच में स्थित था, जिसके कारण यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ हुआ करती थी। और भूमि उपजाऊ होने के नाते वहाँ पर कृषि का पैदावार, कृषि का फसल बहुत अच्छा होता था और जनता टाइम टू टाइम टैक्स राजा को पे किया करती थी। और जब राजा के पास टाइम टू टाइम राजस्व कलेक्ट होता था तो सैनिकों को टाइम टू टाइम पेमेंट देती थी और बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक रखता था। तो मगध का जो राजा था वो अधिक सैनिक होने के नाते अपने आसपास के महाजनपदों के राजाओं को पराजित करता था, जिसके कारण मगध राज्य ही सबसे अधिक ताकतवर हुआ और मगध राज्य का ही उत्कर्ष हुआ। और मगध पर एक एक करके कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? वैसे तो मगध पर एक एक करके कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से सबसे मगध पर शासन करने वाला जो सबसे प्राचीन वंश है उसका नाम है बृहद्रथ वंश। दूसरा जो वंश है उसका नाम है हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तीसरा जो वंश है उसका नाम है शिशुनाग वंश और चौथा जो वंश है उसका नाम है नंद वंश और 5वां वंश है मौर्य वंश। तो मगध पर एक एक करके कुल 5 राजवंश शासन करते हैं। सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश और सबसे अंतिम राजवंश मौर्य वंश है। लेकिन आपके प्रथम सेमेस्टर में सिर्फ 4 राजवंशों को दिया गया है, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मौर्य वंश आपके सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, सेकंड सेमेस्टर में भी हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में जब आप लोग चले जाइएगा तो वहाँ पे क्लास पड़ी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मगध पर एक एक करके जो 4 राजवंशों ने शासन किया था उसी को हम लोग देखेंगे। तो मगध राज्य का उत्कर्ष होने का सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? बिहार के गया और पटना जिले में फैला हुआ था। वर्तमान का जो गया है और पटना जिला है वहीं पर मगध फैला हुआ था। अभी हमने आप लोगों को बताया है इसकी राजधानी, मगध की राजधानी, प्रारंभिक जो राजधानी थी मगध की वो राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। प्रारंभ में जो राजधानी थी
बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह कर दिया। वही गिरिब्रज या राजगृह, पहले इसका नाम गिरिब्रज ही था। बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक है, जिसे पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी राजा हुए हैं सब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसीलिए इसे पितृहंता वंश कहते हैं। तो पितृहंता वंश का ये राजा था। हालांकि बिंबिसार जो है पितृहंता नहीं था, लेकिन इसका जो उत्तराधिकारी था वो इसकी हत्या कर दिया था, फिर उसका उत्तराधिकारी उसकी हत्या कर दिया था। तो इस वजह से इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। तो बिंबिसार ने इसका नाम बदल करके राजगृह कर दिया था। अभी आगे चल करके और भी नाम बदलेगा। महात्मा बुद्ध के समय हर्यक वंश के बिंबिसार का शासन था। मतलब जब गौतम बुद्ध का शासन था, गौतम बुद्ध का समय था, तो उसी समय हर्यक वंश का राजा बिंबिसार भी था। कहने का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध और बिंबिसार एक दूसरे के समकालीन थे। यहाँ तक कि बिंबिसार राय मशवरा भी किया करता था गौतम बुद्ध से समय समय पर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह महाजनपद अपने वैभव के लिए उत्तर पश्चिम में गंगा और सोन नदी से, दक्षिण में विंध्य पर्वत के किनारे तक जंगल से, पूर्व में चंपा नदी से सुरक्षित एवं प्रख्यात था। पूर्व में चंपा नदी थी, एक बहुत छोटी नदी है, स्थानीय नदी है। पूर्व में चंपा है और एक तरफ से सोन नदी है और एक तरफ से गंगा नदी है, और विंध्य पर्वत की पहाड़ी है दक्षिण से। उसी से घिरा हुआ था मगध, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से हम लोग जानते हैं, जो बिहार की राजधानी है। तो यहीं पर मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। तो एक एक करके मगध पर कौन कौन सा वंश शासन किया है उसको हम लोग देखते हैं। तो मगध का साम्राज्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। इसीलिए मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय मगध को दिया जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था, क्योंकि मगध पर सबसे प्राचीन वंश की स्थापना कुरु राजा का पुत्र बृहद्रथ था। कुरु राजा का पुत्र बृहद्रथ था और इसकी जानकारी बृहद्रथ था। ये मगध का सबसे प्राचीन वंश है। इसकी जानकारी महाभारत और पुराणों से भी मिलती है। मगध पर शासन करने वाला जो पहला राजवंश है उसका नाम है बृहद्रथ वंश, और बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ नाम का एक व्यक्ति स्वयं अपने नाम पर ही किया था। इसकी राजधानी मतलब बृहद्रथ वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। कुसुमपुर भी इसका नाम लिखा हुआ मिलता है। इसकी राजधानी कुसुमपुर या कुशाग्रपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। बृहद्रथ का एक पुत्र था जरासंध, जो बहुत ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा था जरासंध। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासकों में गिना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के समकालीन भी था। इसको आप लोग याद रखें। कहने का मतलब यह है इतिहास जो है द्वापर युग का है, क्योंकि उस समय द्वापर युग चल रहा था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कहने से भीम के हाथों से मरना पड़ा था जरासंध को, क्योंकि जरासंध को वरदान मिला था कोई इसे मार नहीं पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम के हाथों से जरासंध का पराजय हुआ था।
हर्यक वंश का थोड़ा से 2-3 पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। जरासंध का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था रिपुंजय। जरासंध का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था भाई? रिपुंजय नाम था। और रिपुंजय का एक अमात्य था, आप ये कह लीजिए कि उनका सलाहकार, ये कह लीजिए सलाहकार था, जिसका नाम था रिपुंजय का जो सलाहकार था या अमात्य था जिसका नाम था पुलिक। पुलिक ने क्या कर दिया, या ये कह लीजिए मंत्री, इसका मंत्री था पुलिक। पुलिक ने रिपुंजय की हत्या कर दिया। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था पुलिक। क्या नाम था? पुलिक। क्योंकि जरासंध का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था रिपुंजय, रिपुंजय का जो लड़का था उसका नाम था पुलिक। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना किया था। मगध पर शासन करने वाला यह दूसरा राजवंश है। मगध पर शासन करने वाला यह दूसरा राजवंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार। इसको आप लोग याद रखेंगे। 544 ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गद्दी पर बैठा था। मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही जो है बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रारंभ में बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? प्रारंभ में बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में आगे चल करके अभी हम बताएंगे ये जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। मतलब पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है, बाद में जाकर के जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग को मगध में मिलाया था। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बिंबिसार के समय में अंग का जो राजा हुआ करता था उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ करता था। ब्रह्मदत्त को हरा करके बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिंबिसार की राजधानी क्या हुआ करती थी? राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था, क्योंकि राजवैद्य जीवक क्या था? बिंबिसार के दरबार का चिकित्सक था। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म का अनुयायी तो था ही बिंबिसार प्रारंभ में, और गौतम बुद्ध के समकालीन भी था। समय समय पर राय मशवरा भी किया करता था। इतना ही नहीं, अवंती के राजा चंड प्रद्योत पीलिया, जिसको पांडु रोग बोलते हैं, पीलिया रोग से ग्रसित थे। वही अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मति हुआ करती थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्तमान उज्जैन जिले के अंतर्गत यह महाजनपद आता है। वहीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वहीं के राजा हुआ करते थे, जिसका नाम था चंड प्रद्योत पीलिया पांडु रोग से ग्रसित थे, और वह बीमारी लाइलाज हो गई थी। मतलब उसका इलाज था नहीं, लेकिन राजवैद्य जीवक को भेजा था बिंबिसार चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए। और जब चंड प्रद्योत एकदम स्वस्थ हो जाते हैं तो बिंबिसार और चंड प्रद्योत के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होता है, मित्रता का संबंध स्थापित होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिंबिसार
अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य को ताकतवर बनाने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। तो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं था जो अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए जो है अलग अलग राजकुमारियों से विवाह किया हो। ये पहला ऐसा राजा है जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो कहाँ कहाँ पर यह विवाह किया था वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहला तो इसने विवाह किया था कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी ना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, तो कौशल के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था राजा प्रसेनजित। क्या नाम हुआ करता था? राजा प्रसेनजित कौशल के राजा हुआ करते थे। उनकी बहन महाकौशला से विवाह किया। पेपर में कई बार पूछा गया है, राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया था बिंबिसार। इसको आप लोग याद रखेंगे। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के राजा, वैशाली बिहार में पड़ता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वज्जी की राजधानी हुआ करता था वैशाली, जो लिच्छवी गणराज्य के अंतर्गत आता था। लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे जिसका नाम था राजा चेटक, राजा चेटक की पुत्री जिसका नाम था चेलना। चेलना या छेलना, कहीं कहीं पे छेलना भी नाम लिखा हुआ मिलता है। तो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की पुत्री चेलना या छेलना से विवाह किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये इसका दूसरा विवाह है, चेलना से विवाह किया था। और राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से जब विवाह किया था तो राजा प्रसेनजित ने दहेज के रूप में काशी को दिए थे। किसको दिए थे भाई? दहेज के रूप में काशी को राजा प्रसेनजित ने दे दिया था बिंबिसार को। उसके बाद उसने तीसरा विवाह किया मद्र देश की राजकुमारी। आधुनिक जो पंजाब है यही मद्र देश के अंतर्गत आता था। तो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा, तो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से भी विवाह किया था बिंबिसार। तो 3 विवाह किया था, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी प्रारंभ में रहता है, बाद में जैन धर्म का अनुयायी कैसे हो जाता है एक एक करके हम लोग देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये 3 विवाह तो किया ही था और साथ ही साथ में एक चौथा विवाह भी किया था। वैशाली की एक प्रसिद्ध गणिका थी, गणिका का मतलब होता है बेश्या, जिसका नाम था अम्रपाली। अम्रपाली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो जब गौतम बुद्ध अलग अलग जगहों पर जो है, जब गौतम बुद्ध अलग अलग जगहों पर अपना उपदेश दे रहे थे तो अम्रपाली नामक गणिका ने उनको जो है निमंत्रण भी दिया था और गौतम बुद्ध ने उनके निमंत्रण को स्वीकार भी किया था। वही अम्रपाली नामक गणिका है जिससे विवाह किया था बिंबिसार ने। तो 3 विवाह तो किया ही था। एक विवाह जो वैशाली की गणिका थी अम्रपाली से भी किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बात यह है कि कैसे बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है फिर जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, तभी ये आपको फॉर्मेट समझ में आएगा, नहीं तो इसको आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से आप लोग सुनिए। हम सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो आज जान लेते हैं, ठीक है। जो है लिच्छवी गणराज्य के जो राजा हैं जिसका नाम है राजा चेटक। क्या नाम है भाई? राजा चेटक। राजा चेटक की बहन का नाम क्या है? बहन का नाम है त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। त्रिशला का विवाह किससे हुआ था? त्रिशला का विवाह हुआ था सिद्धार्थ से। विवाह किससे हुआ था भाई? सिद्धार्थ से।
विवाह हुआ था सिद्धार्थ से। ये सिद्धार्थ हैं कौन? ये सिद्धार्थ है महावीर स्वामी के पिताजी। कौन है भाई? महावीर स्वामी के पिताजी हैं। कौन है? महावीर स्वामी के पिताजी हैं। तो पिताजी का जिससे विवाह हुआ उसका नाम है त्रिशला। इसका मतलब यह है कि महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला और माता जी के जो भाई होंगे वो मामा लगेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनिएगा, एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे जिसका नाम था राजा चेटक, राजा चेटक की बहन थी जिसका नाम था त्रिशला। त्रिशला का विवाह हुआ था सिद्धार्थ से और सिद्धार्थ का पुत्र था महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। अब महावीर स्वामी के मामा कौन हो गए? क्योंकि माता जी के भाई हैं तो मामा लगेंगे। तो महावीर स्वामी का मामा कौन था? राजा चेटक मामा। और मामा की जो लड़की है जिसका नाम है चेलना, मामा की जो लड़की है जिसका नाम है चेलना, अभी हमने बताया है कि वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया था। तो जो चेलना है उसका विवाह किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था। किससे हुआ था? बिंबिसार से हुआ था। तो बिंबिसार क्या लगेगा? महावीर स्वामी और बिंबिसार तो पहली बात समकालीन हो गए, एक साथ हो गए। तो बिंबिसार और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध सब एक दूसरे के समकालीन थे। तो बिंबिसार पद में क्या लगेगा? या तो जीजा लगेगा या तो बहनोई लगेगा, क्योंकि ये जो है मामा की लड़की है चेलना और जो महावीर स्वामी है वो बुआ का लड़का है। क्योंकि चेलना की जो बुआ है वो त्रिशला और चेलना के जो फूफा है वो सिद्धार्थ हैं और सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिताजी हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जीजा और जो है जीजा का संबंध हो जाता है महावीर स्वामी और बिंबिसार के बीच में। तो चेलना के प्रभाव में आकर के, क्योंकि अब भाई चेलना का भाई लगेगा महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक और 24वें तीर्थंकर थे। तो चेलना के प्रभाव में आकर के बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। कौन से धर्म का अनुयायी बन जाता है? जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। मतलब प्रारंभ में बौद्ध धर्म का अनुयायी रहता है, चेलना के प्रभाव में आकर के ये जैन धर्म का अनुयायी हो जाता है। ठीक है। और चेलना से ही एक संतान उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था भाई? अजात शत्रु नाम था। अजात शत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुड़िक के नाम से भी जाना जाता है। और बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है भाई? बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, ये जो अजातशत्रु है, ये अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है, बिंबिसार की हत्या कर देता है। और जब अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है तो जो राजा प्रसेनजित की बहन है महाकौशला, यह विधवा हो जाती है। क्योंकि बिंबिसार का तो 4 जगह ससुराल था ना भाई। एक वैशाली में था, जो अम्रपाली नामक गणिका थी, एक वेश्या से विवाह किया था सबसे अंतिम में, और एक मद्र देश की राजकुमारी से विवाह किया था, एक लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी से विवाह किया था, और एक कौशल में विवाह किया था। तो जब महाकौशला विधवा हो जाती है तो राजा प्रसेनजित नाराज हो जाते हैं और काशी को वापस ले लेते हैं। जो बिंबिसार को दहेज के रूप में दिए थे काशी, उस काशी को वापस ले लेते हैं। तो जब वो काशी को वापस ले लेते हैं तो अजातशत्रु और राजा प्रसेनजित के बीच में युद्ध होता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, ये जो अजातशत्रु है, ये अजातशत्रु
अक्सर जो है राजा प्रसेनजित के यहाँ जाया करता था, और राजा प्रसेनजित की जो पुत्री थी वो तो मामा की लड़की लगती थी जिसका नाम था वजीरा। लेकिन दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है, प्रेम प्रसंग हो जाता है, जिसके कारण जो है पहली बात तो अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया और प्रसेनजित की बहन महाकौशला विधवा हो गई, उसका एक कारण। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था अजातशत्रु हमेशा जो है राजा प्रसेनजित की पुत्री से विवाह करने के लिए दबाव डालता है। तो राजा प्रसेनजित क्रोध में, गुस्से में आकर के जो है काशी को वापस ले लेते हैं, जो बिंबिसार को दहेज के रूप में दिए थे। अब होता क्या है, अजातशत्रु और राजा प्रसेनजित के बीच में युद्ध होता है। पहले तो युद्ध में अजातशत्रु हार जाता है, बाद में अजातशत्रु राजा प्रसेनजित को पराजित कर देता है, और फिर दोनों लोगों के बीच में शांतिपूर्वक संधि होती है। उस संधि शर्तों के अनुसार राजा प्रसेनजित अपने पुत्री का विवाह, वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करते हैं और दहेज के रूप में पुनः काशी को देते हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक ही दहेज में दो विवाह, एक बार बिंबिसार को उन्होंने दिया काशी को, फिर महाकौशला का विवाह कर दिया, और एक बार अजातशत्रु को पुनः काशी को दिया और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर दिया। तो अजातशत्रु, जिसको कुड़िक के नाम से जाना जाता है, अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी रहता है, लेकिन अपने पिता की हत्या के बाद यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु, पहली बात तो यह है, अजातशत्रु ने वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने के लिए रथमूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ये दो नए प्रकार के औजार हैं, रथमूसल और महाशिला कंटक। इन दोनों हथियारों का प्रयोग कौन किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपने पिता की हत्या करने के बाद यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर अजातशत्रु बैठा था। इसको आप लोग याद रखेंगे। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा था 493 ईसा पूर्व में, उसके लगभग 9-10 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है, और गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब मृत्यु हुआ था भाई? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर देवरिया में, उत्तर प्रदेश में। तो जिस वर्ष गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, उसी वर्ष अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था 483 ईसा पूर्व में। तो याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करवाया था? अजातशत्रु करवाया था। इसलिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया। कहीं ऐसा ना हो गौतम बुद्ध के उद्देश्यों को, गौतम बुद्ध के विचारों को लोग भूल जाएं, इसीलिए समय समय पर 4 बौद्ध संगीतियां कराई गई हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। पूरे 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, और कालाशोक के समय में हुआ था, जिसको पुराणों में काकवड़ के नाम से जाना गया है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व या 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय में पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में 98 ईस्वी में
कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क के समय में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन 4 शासकों के समय में हुआ है, 4 अलग अलग समय में हुआ है, 4 अलग अलग जगहों पर हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार पेपर में पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अब अजातशत्रु की हत्या इसका लड़का जिसका नाम था उदाइन, क्या नाम था? अजातशत्रु का हत्या कौन किया था? इसका लड़का उदाइन ने कर दिया था। और गंगा और सोन नदी के संगम पर उदाइन कौन किया था? उदाइन ने अजातशत्रु की हत्या कर दिया था। और गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। और तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा हो जाती है। तो याद रखना है, हर्यक वंश का तीसरा राजा कौन था? उदाइन था, जिसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। तभी से पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी हो जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, अभी हमने बताया। बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। उसके सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाइन ने कर दिया था, जिसको उदयभद्र के नाम से जाना जाता है। 461 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक था, जो मगध की गद्दी पर बैठा। उदाइन ने पाटलिपुत्रा, जिसको वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, उसका प्राचीन नाम है पाटलिपुत्रा, की स्थापना की। और वह जैन धर्म का अनुयायी था। मतलब उदाइन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। गंगा और सोन नदी के संगम पर उदाइन ने पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। गंगा और सोन नदी के तट पर उदाइन ने पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। और यह हर्यक वंश का तीसरा शासक था, इसको आप लोग याद रखेंगे। उदाइन का जो पुत्र था उसका नाम था नागदशक। और नागदशक की हत्या कौन कर दिया था? शिशुनाग। कौन कर दिया था भाई? नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दिया था। और मगध पर एक नया राजवंश स्थापित किया, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? स्वयं शिशुनाग था, इसको आप लोग याद रखेंगे। नागदशक का उसका जो अमात्य था, मंत्री रहता है, सलाहकार रहता है शिशुनाग, 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटा करके वैशाली को स्थापित किया। मतलब जैसे ही शिशुनाग नागदशक की हत्या करता है, तुरंत अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली को बना लेता है, तुरंत राजधानी स्थानांतरित कर देता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो है शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो था उसका नाम क्या है? कालाशोक। इसको पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया भाई? काकवर्ण कहा गया है पुराणों में, क्योंकि यह बहुत काला था। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो कालाशोक है इसने पुनः राजधानी वैशाली से ला करके पाटलिपुत्रा को बनाया। मतलब यह राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा ले जाता है। और कालाशोक अपने शासनकाल में ही वैशाली में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी करता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या कर दिया था महापद्म नंद ने। कौन हत्या कर दिया था भाई? नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने कर दिया था। और चौथा राजवंश स्थापित हो जाता है, जिसका नाम होता है नंदवंश। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए। सभी के नाम में नंद नंद लगा हुआ था, इसीलिए
इस वंश को नवनंद के नाम से जाना जाता है। ये जो शिशुनाग वंश के लोग थे, क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों का विनाश कौन किया था, क्षत्रियों का सर्वनाश कौन किया था, महापद्म नंद। इसीलिए महापद्म नंद को सर्व छत्रांतक कहा जाता है, महापद्म नंद को भार्गव कहा जाता है, परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंदीवर्धन की हत्या किया था और एक नया राज्य स्थापित किया था जिसका नाम था नंदवंश। नंदवंश को नवनंद के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें कुल 9 राजा हुए और सबसे अंतिम जो राजा था उसका नाम था घनानंद। घनानंद की हत्या 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के सहयोग से किया था, क्योंकि घनानंद बहुत ही लालची, अत्याचारी और दुराचारी राजा था। मगध की जनता ने भी सहयोग किया था क्योंकि मगध की जनता के ऊपर इतना कर लगा दिया था। मगध की जनता इसके टैक्स को पे ही नहीं कर पाती थी। मगध की जनता तो चाह ही रही थी कोई आए इसका सर्वनाश करे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दिया 322 ईसा पूर्व में और मगध पर एक नया राजवंश स्थापित किया जिसका नाम था मौर्य वंश। तो मौर्य वंश आपके सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो है नहीं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था, तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन चल रहा था और तत्कालीन राजा घनानंद था। कुछ किताबें बताती हैं सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है क्योंकि उत्तर भारत में घनानंद का शासन चल रहा था और घनानंद के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। जिस सेना को देख करके सिकंदर की सेना डर जाती है और ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देती है और सिकंदर की सेना वहीं से वापस लौट जाती है। ये जो महापद्म नंद है, महापद्म नंद ने जो है कलिंग पर भी आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली से वहां से जिन की मूर्ति को उठा लाया था। जिन की मूर्ति का मतलब है ऋषभ देव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, जिसको आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म अयोध्या में हुआ था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्हीं की मूर्ति को महापद्म नंद कलिंग पर आक्रमण किया था और वहां से उठा लाया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। महापद्म नंद के कुल 8 पुत्र होते हैं। 8वें में सबसे जो छोटा होता है जिसका नाम रहता है घनानंद, उसी घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य करता है 322 ईसा पूर्व में और मगध पर एक नया राजवंश स्थापित करता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। कहने का मतलब यह है नंद वंश के बाद मगध पर जो वंश आया उसका नाम है मौर्य वंश और घनानंद के समय में पश्चिम उत्तर भारत से जिसका आक्रमण हुआ था उसका नाम है सिकंदर। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। सिकंदर के समकालीन था क्योंकि सिकंदर इसी के समय पर भारत पर आक्रमण भी किया था। तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा से कंटिन्यू क्लास चला क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसलिए सीरियस होकर के ही पढ़ना और पढ़ाना ठीक है, क्योंकि अब तो हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है और एक दिन में 2-2, 3-3 पेपर होते हैं तो प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने तरफ से बेहतर प्रयास किए हैं समझाने के लिए। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।